तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19 अगस्त 2024 का करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ पर डेली 8 PM पर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है और डेली 8 AM पर मॉर्निंग में फ्रेंड्स मिल जाती है आपको करंट अफेयर की लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पर। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी मैंने करंटली में पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, वो पढ़ाई है रामसर साइट पढ़ाई है फ्रेंड्स। उसका भी लिंक बायो में है फ्रेंड्स वीडियो का, नहीं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट IMP है रामसर साइट से फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। तो गृह लक्ष्मी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक सरकार ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट की है फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल देखें तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर महिला मुखिया को प्रति माह एक निश्चित राशि प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और उनके पारिवारिक आर्थिक योगदान को प्रोत्साहित करना। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को लाभान्वित करेगी फ्रेंड्स, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत के किस राज्य में पहला जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो केरल में देश का पहला जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है राज्य में फ्रेंड्स। ये केंद्र कोच्चि में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन करना है। ये केंद्र राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके समाधान के लिए नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में सहायक होगा। यह केंद्र अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रेंड्स ठोस कदम उठाए जा सके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश ने हाल ही में ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा होगा मालदीव। फ्रेंड्स, मालदीव ने क्या की है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। अब इसका थोड़ा डिटेल देखें तो हम मालदीव ने अपनी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य महासागरीय संसाधनों का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास करना है। यह पहल समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा, सतत मत्स्य पालन और पर्यटन के साथ ही अन्य समुद्री गतिविधियों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मालदीव, जो कि पर्यटक और मत्स्य पालन पर निर्भर है, इस पहल के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थायी बनाने का प्रयास कर रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा होगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। स्विट्जरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रेंड्स। इसके बारे में डिटेल देखें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर एक प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और युद्ध के समय मानवीय कानूनों के अनुपालन के महत्व पर चर्चा की। सम्मेलन का उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में नागरिक की सुरक्षा, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करना था। स्विट्जरलैंड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों के संरक्षण में अग्रणी है, ने इस सम्मेलन की मेजबानी के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत में 2024 में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही GDP
वृद्धि दर कितनी रही? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 6.3% रही। क्या रही? 6.3% फ्रेंड्स चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही जीडीपी वृद्धि दर रही 2024 की। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम 2024 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रही। यह वृद्धि दर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ी कम रही फ्रेंड्स, जो कि 7% थी। इस कमी का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू बाजार में मांग की कमी बताया जा रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने चुनौतियों के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है और सरकार ने आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। यह आंकड़ा भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और भविष्य की विकास दर के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो प्रश्न अगला हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस प्रमुख दर को 0.25% से घटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रेपो दर को घटा दिया फ्रेंड्स। क्या कर दिया? रेपो दर को हाल ही में प्रमुख दर को 0.25 से घटा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में रेपो दर को 0.25% से घटाकर 5.75 कर दिया है। रेपो दर वह दर होती है जिसे आरबीआई जिस पर फ्रेंड्स वाणिज्यिक बिलों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रेपो दर में इस कटौती का उद्देश्य बाजार में नकदी की उपलब्धता को बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इससे उधारी दरों में कमी आएगी और अर्थव्यवस्थाओं और उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेना सस्ता होगा फ्रेंड्स, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए तो किस भारतीय संगठन ने हाल ही में नैनो उपग्रह सीरीज 2 लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स नैनो उपग्रह सीरीज 2 जो लॉन्च की है वो की है इसरो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में नैनो उपग्रह सीरीज 2 लॉन्च की। यह उपग्रह सीरीज छोटे आकार के उपग्रह की एक श्रृंखला है जो विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन, संचार और अनुसंधान है। इसरो की यह पहल भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस लॉन्च के साथ भारत ने छोटे उपग्रहों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में नई संभावनाएं खुली है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, उसका समाधान जरूर करेंगे। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम संडे स्पेशल में लेकर के ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक मानव रहित लूनर मिशन लॉन्च किया है? तो सफलतापूर्वक मानव रहित लूनर मिशन फ्रेंड्स जो लॉन्च किया है वो किया है भारत ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारत ने हाल ही में अपना मानव रहित लूनर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर नई जानकारियां प्राप्त करने और उसके भूगर्भीय विश्लेषण के लिए इस मिशन का उद्देश्य फ्रेंड्स क्या होगा? तो उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पानी और अन्य संसाधनों की खोज करना है। भारत का यह प्रयास न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में उसकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का भी सूचक है। इसरो द्वारा संचालित मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें तो 2024 में कौन सा भारतीय राज्य हरित राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स सिक्किम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा सिक्किम हरित राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो सिक्किम भारत का पहला राज्य बना है जिसे हरित राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन राज्यों को मान्यता देना है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सिक्किम ने जैविक खेती, वन संरक्षण और हरित ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील नीतियों को अपनाया है, जिससे सिक्किम का एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। इस पुरस्कार से राज्य को पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता मिली है और राज्यों को
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे तो किस नदी को हाल ही में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किस नदी को हाल ही में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स, तो वो दिया गया है नर्मदा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड नर्मदा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा करंटली में मिला है। इसके बारे में डिटेल जान ले तो हम नर्मदा नदी को हाल ही में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और इसे जीवनदायिनी माना जाता है। नर्मदा नदी के इस दर्जे के तहत सरकार द्वारा इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सुनिश्चित हो सके। इस कदम का उद्देश्य नर्मदा के महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस खेल में एशियाई खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स एशियाई खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खेल में जीता है फ्रेंड्स भारत ने, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वो जीता है बैडमिंटन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसकी डिटेल देखें तो भारत ने हाल ही में एशियाई खेल 2024 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय शटलर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को हराया और एक ऐतिहासिक जीत को हासिल किया। यह जीत भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है फ्रेंड्स और देश के लिए गर्व का विषय है। बैडमिंटन में यह स्वर्ण पदक भारत की खेल क्षेत्र में बढ़ती ताकत और नई प्रतिभाओं का उदय का प्रतीक है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से फ्रेंड्स हाल ही में किस खिलाड़ी को किया गया है, तो वो किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से करंटली में सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो नीरज चोपड़ा जो कि एक प्रमुख भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय खेल में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान है और नीरज को उनके असाधारण प्रदर्शन और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता है ना कि स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, रजत पदक। पहले रजत पदक जीता है, अभी करंटली में हुए तो रजत पदक जीतने के लिए दिया गया। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि ने उन्हें एक राष्ट्रीय आइकन बना दिया और भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए तो 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो फ्रेंड 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो किसे किया गया है फ्रेंड्स, तो ये किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ग्रेटा थनबर्ग को नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो ग्रेटा थनबर्ग को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी वैश्विक मुहिम के लिए दिया गया है। ग्रेटा ने कम उम्र में ही जलवायु संकट की गंभीरता को दुनिया के सामने उजागर किया और इस मुद्दे पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती बना दिया है और उन्हें विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त हुई भी है फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो 2024 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार करंटली में किस लेखक को मिला है फ्रेंड्स, तो वो मिला है गीतांजलि श्री को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो गीतांजलि श्री को 2024 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो गीतांजलि श्री को 2024 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। गीतांजलि श्री की लेखनी सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना है। उनकी कृतियाँ न केवल भारत की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहनी गई है फ्रेंड्स। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय शैली और योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस लेखक की पुस्तक अंधेरे में एक सवेरा नामक प्रकाशित हुई है। तो फ्रेंड्स अंधेरे में एक सवेरा में जो प्रकाशित हुई है पुस्तक वो लेखक कौन है, तो किस लेखक की हुई है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, वो होगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
रस्किन बॉन्ड के फिर अंधेरे में एक सवेरा प्रकाशित तो एक पुस्तक की गई है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक अंधेरे में एक सवेरा हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक विभिन्न कहानियों का संग्रह है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से छूने का प्रयास किया गया है। रस्किन बॉन्ड की लेखनी सरल और संवेदनशील होती है जो पाठकों को अपनी कहानी के माध्यम से जीवन की जटिलताओं से रूबरू कराती है। यह पुस्तक साहित्य प्रेमियों के बीच पहले से ही लोकप्रिय हो रही है और उनकी अन्य कृतियों की तरह इसे भी प्रशंसा मिल रही है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, किस भारतीय वैज्ञानिक का करंटली में निधन हो गया है, प्रसिद्ध बहुत थे ये। तो इनका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। तो भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन वो हुआ है फ्रेंड्स, वो हुआ है जयपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 में विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो फ्रेंड्स, करंटली में 2024 में विश्व युवा दिवस किस तारीख को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 12 अगस्त को मनाया गया था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में लोक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो लोक महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में किस भारतीय राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, लोक महोत्सव का आयोजन वो जो किया गया था वो किया गया था कहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। तो मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन फ्रेंड्स भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रेंड्स। अगर सच में ईमानदारी से किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सजेशन देना हो वो भी दे दीजिएगा। अगर वीडियो कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर दें। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आपका होमवर्क का होगा कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया। तो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।